हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप बोलेंगे मस्त बढ़िया चल रही है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और अब स्कूल शुरू होने वाले हैं। उसका थोड़ा सा दुख भी हो रहा होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वही क्लास 11 चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा है बढ़िया सा, उसमें 18th लेसन आज हम करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 18। ठीक है, लेक्चर 18 में आपको ये सब पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्लास शुरू करने वाले हैं, एक कौन सी क्लास, 11th क्लास नहीं, क्लासिफिकेशन की क्लास, जिसको हम कहते हैं वर्ग हिंदी में। और उसमें हम पढ़ने वाले हैं उभयचर यानी कि एम्फीबियंस को। ठीक है, शुरू करते हैं। उभयचर क्लास एम्फीबिया। सबसे पहले वही हमारी जो कहानी शुरू होती है सामान्य लक्षणों से। तो सामान्य लक्षणों में जनरल कैरेक्टर में सबसे पहला, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, पहले भी। ये प्रथम असमतापी शीत रुधिर यानी कि पोकिलोथर्मिक, ये मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्या होते हैं पोकिलोथर्मिक, और उसी को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। इसलिए मैंने यहाँ पे अब इंग्लिश में भी लिख दिया है, क्योंकि आपको पहले समझा दिया था कि क्या होते हैं पोकिलोथर्मिक। ठीक है, असमतापी और शीत रुधिर है यानी कोल्ड ब्लडेड है। फिर से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि इनका जो खून है वो बाहर वाले टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है, एक समान नहीं रहता, असमतापी है ये। अधिक ताप या शीत से बचने के लिए इन्हें सुप्ता अवस्था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। सुप्ता अवस्था, सुप्त मतलब निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय हो जाना। आपको मेंढक क्या साल भर दिखाई देते हैं, एम्फीबियंस में वही मेंढक आते हैं, बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या मेंढक आपको साल भर दिखाई देते हैं? नहीं, सिर्फ बारिश के दिनों में दिखाई देते हैं, इसीलिए वो कहा जाता है ना बारिश के मेंढक। तो ये क्या करते हैं, इनका वही, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम है, इनका खून बाहर के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे बहुत ठंड आती है, बहुत ठंड आ गई तो इनको तो चाहिए बारिश, या बहुत गर्मी है तो ये क्या करते हैं, गड्ढे बना के गड्ढों के अंदर सुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, मतलब निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन। अपनी सारी गतिविधियां धीमी कर लेते हैं, मतलब सांसें लेना धीमी कर देते हैं, हार्ट बीट धीमी कर देते हैं, उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक रेट धीमी कर देते हैं, ताकि इनको खाना कम चाहिए, एनर्जी कम लगे, है ना, बाहर नहीं निकलना पड़े खाना ढूंढने के लिए, गड्ढों के अंदर निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे रेप्टाइल्स, छिपकलियां भी करती है, पता नहीं आपने कभी, वही मैंने कहा ऑब्जर्वेशन बहुत चाहिए अगर बायो लेनी है। छिपकलियां आप देखना सर्दियों में कहीं नहीं दिखती, छुप जाती है, वो सुप्ता अवस्था में चली जाती है। अभी बारिश आई है या गर्मी आई है ना, बाहर निकलने लग जाएगी। सर्दियों में देखना सारी बहुत ठंड पड़ रही है ना, कहीं ऐसे छुप के बैठी होंगी। नॉर्मली अगर आपके घर में किसी एरिया में छिपकली दिखती है तो आप सर्दियों में उसे नोटिस करना, मैंने किया है हमेशा। हमारे वहाँ सीढ़ियों में 2-4 छिपकलियाँ रहती हैं, और वो क्या है, जब ठंड आती है ना, मैंने 2-3 मतलब काफ़ी सालों से ये यूज़ करी हूँ, देखा है मैंने कि वो सर्दियों में दिखती ही नहीं है, और जैसे ही सर्दियाँ कम होने लगी, मतलब वही फरवरी मार्च का महीना आने लग जाता है, वो बाहर निकलने लग जाती है। फिर ठंड आती है, दिवाली के बाद का टाइम, वो गायब होने लग जाती है, एक भी नहीं दिखती, क्योंकि वो हाइबरनेशन में चली जाती है। ऐसे ये मेंढक भी नहीं दिखते, अभी बारिश में दिखेंगे आपको, उससे पहले नहीं दिखेंगे, हाइबरनेशन में चले गए, क्योंकि उनको क्या करना है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है बाहर वाले एटमोस्फियर से। इनका शरीर सिर धड़ में बटा होता है, कुछ सदस्यों में पूंछ भी पाई जाती है। ठीक है, इनके वही, क्योंकि आगे का क्लासिफिकेशन हम पढ़ नहीं रहे, हमें सिर्फ वर्ग पढ़ना है, क्लास पढ़नी है। इस क्लास को ऑर्डर और है ना जीनस और उनमें भी बांटा हुआ है, लेकिन वो हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ क्लास पढ़नी है। तो कुछ में तो किस में बटा हुआ है, सिर और धड़ में, जैसा कि आप मेंढक में देख सकते हैं, है ना, फ्रॉग। कुछ में पूंछ भी पाई जाती है, जैसे सिलामेंडर। सिलामेंडर क्या है, सिलामेंडर आप देखेंगे गिरगिट जैसा होता है, मैंने कहा गिरगिट जैसा होता है, गिरगिट नहीं है, ये देखिए, ये है सिलामेंडर, इसमें पूंछ भी होती है। हालांकि ये कौन है पता है, ये है सिलामेंडर, जो आपने पता नहीं कभी देखा है या नहीं,
नहीं देखा होगा आपने, पानी में रहता है जनरली। डिस्कवरी, वही डिस्कवरी में देखा होगा। ये सिलामेंडर, इसकी पूंछ भी है। जनरली आप मेंढक देखेंगे एम्फीबियंस के तो उनमें पूंछ नहीं होती। तो भाई सिर और धड़ तो दोनों में होता है, पूंछ जो है वो प्रेजेंट होती है। और इसके एक और मेंबर है एपोडा। अभी आते हैं, बताते हैं एपोडा क्या होता है। एपोडा इसकी एक ऑर्डर है, गण है मतलब। इनमें बाहरी कण अनुपस्थित होते हैं। इसमें भी देख सकते हो आप, जो हमने चित्र यहाँ पे डायग्राम बताया है आपको, ऐसे हमारे ये पिन्ना दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं ना, कान पकड़ के जो खींचते हैं, वो पिन्ना इनमें नहीं है, बाहरी कण नहीं है, सिर्फ आंतरिक और मध्य कण है, ठीक है। बाहरी कण नहीं होता इनमें। कर्ण, कान, कर्ण मतलब कान। इनमें 2 जोड़ी 5 उंगली पाद होते हैं, मतलब 2 जोड़ी का इन द सेंस वही, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये चतुष्क पाद है, मतलब टेट्रापोडा है। तो इनके 2 आगे होंगे, मेंढक देखे आपने, और 2 पीछे फुदकने के लिए। तो इनके पास जो है वो 2 जोड़ी 5 उंगली युक्त पाद होते पाए जाते हैं। और एपोडा, जो मैं अभी बात कर रही थी कि एपोडा में पैर नहीं होते, ठीक है। मेंढक, बाकी जो है सिलामेंडर आपको दिखाया उसमें भी पैर थे। और 5 में भी क्या होता है, आगे मेंढक के आगे वाले में तो 4 ही होती है और एक झिल्ली लगी हुई रहती है, वही ऐसे फ्लैप करने के लिए। पीछे वाले में 5 उंगलियां होती है। और है ना, उनकी जो अगर आप पैर देखोगे तो वो भी स्पेशल होते हैं। इस तरह से ऐसे गद्दियां बनी होती है पैरों में, ऐसे, है ना। और बीच बीच में ऐसी मेम्ब्रेन भी लगी होती है तैरने के लिए मेंढक को। अगर बहुत पास से अगर आपने मेंढक देखा है या डायग्राम में या पिक्चर में भी देख लिया है कहीं, तो उसके पैर में ऐसे गुंडियां बनी होती है ना, गद्दीदार पैर होते हैं उसके, चिपकने के लिए, तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए। और एपोडा, एपोडा का एग्जाम्पल हम देखेंगे इक्विथिकस। तो जो एपोडा है उनमें पैर नहीं होते। एपोडा कैसे होते हैं, ये सांप जैसे होते हैं, आपको लगेगा, और कहीं को तो आपने सांप भी समझा होगा, ये ऐसे होते हैं बस, सांप, बिल्कुल सांप जैसे। लेकिन ये है एम्फीबियंस और एपोडा में रखा हुआ। एपोडा का मतलब पैर नहीं, तो एपोडा कर दिया इसको, ठीक है। अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद इनकी त्वचा ग्रंथिल और नम होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एम्फीबियंस है उनकी त्वचा में म्यूकस सिक्रीट रहता है, क्योंकि वो नमी वाले स्थानों में रहते हैं। उनकी त्वचा ग्रंथिल यानी ग्लैंडुलर होती है, जो निरंतर म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती है। वो पानी से बाहर भी आते हैं, तो उनकी स्किन आपको शाइनी सी लगेगी और स्टिकी स्टिकी लगती है, ठीक है। त्वचा ग्रंथिल नम होती है तथा त्वचा पर घड़े के आकार की बहुकोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियां, जो मैंने अभी कहा म्यूकस ग्लैंड्स होती है, जो क्या करती रहती है, निरंतर म्यूकस का सिक्रेशन करती रहती है। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब आप बोलेंगे क्या हम में भी म्यूकस होता है? हाँ, जब आपको सर्दी हो जाती है और आपके वो सेड़ा निकलता है, वो म्यूकस ही होता है, ठीक है। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूकस कहते हैं। कफ जो होता है आपका, वैसा ही इनमें भी सिक्रेट होता रहता है। इनकी उंगलियों में पंजों का अभाव होता है, ठीक है, पंजे नहीं होंगे। सीधा ये हाथ, ये जैसे हमारे इतना चौड़ा सा आपको दिख रहा है पंजा, इनके पंजा नहीं है। ये इनकी उंगलियां और सीधा पैर, जो हाथ या पैर जो भी है, पंजे जैसी कोई संरचना नहीं है, ठीक है। अभाव होता है। त्वचा रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जिसे मेटाक्रोसिस कहते हैं। मतलब ये क्या कर सकते हैं, अपना जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। सारे नहीं, कुछ कुछ, जैसे हाइला मेंढक होता है एक, है ना, बहुत पतला सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, वो अपना कलर बदलता रहता है। जनरली जंगलों में मिलता है, आपके आसपास नहीं मिलेगा, ठीक है। वो क्या करता है, जहां बैठता है वैसे कलर का हो जाता है, ताकि उसके दुश्मन उसको देख नहीं सके, सांप वाप उसको खा नहीं जाए। तो इनमें मेटाक्रोसिस की जो है वो क्षमता पाई जाती है। इनमें पाचन तंत्र सुविकसित, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। भाई कॉर्डेटा है इनमें तो होगी, और इनमें नहीं है तो अब कहाँ जाएंगे, इससे ऊपर तो हम गए नहीं अभी। इसमें श्वसन अधिकांश क्लोमो द्वारा यानी गिल्स द्वारा, कुछ में वयस्क अवस्था में त्वचा द्वारा, स्किन द्वारा, फेफड़ों यानी लंग्स द्वारा, और मुख ग्रासन गुहिका यानी कि बक्कलोफेरिंजियल। बक्कलोफेरिंजियल क्या होता है, बक्कल कैविटी तो आपको पता है, ये
है ना, फेरिंज हमारा यहाँ पे है। तो इनके क्या है, बक्कल और फेरिंज थोड़ा सा जॉइंटेड है, उसके द्वारा भी ये क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। फेरिंज मतलब ग्रसनी, बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेंढक जो है वो अपनी त्वचा द्वारा, लंग्स द्वारा और गिल्स द्वारा श्वसन करता है। लेकिन हम क्योंकि पूरे एम्फीबिया की बात कर रहे हैं तो हम ये पूरी एम्फीबिया पे लागू होता है। क्या लागू होता है कि एम्फीबिया में कुछ में क्लोम द्वारा भी होता है, यानी गिल्स द्वारा भी, कुछ में लंग्स द्वारा भी, स्किन द्वारा भी, और बक्लोफेरिंजियल में। और मेंढक की अगर हम बात करें तो मेंढक जब अपनी लार्वा अवस्था में होता है, अब लार्वा अवस्था बोला इसका मतलब एक और कैरेक्टर आपके सामने आ गया है कि अप्रत्यक्ष कायांतरण मिलेगा इसमें। ठीक है, तो लार्वा जब होता है मेंढक का, जो टेडपोल होता है ऐसा, उसमें गिल्स होते हैं, वो गिल्स द्वारा लेता है। जब मेंढक वयस्क होता है तो वो जब पानी में रहता है, ठीक है, जब पानी में रहता है तब थोड़ा बहुत उसके अंदर फेरिंजो, ये फेरिंजो बक्कल कैविटी से करता है, बाहर आता है तब लंग्स से और त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है, स्किन से भी, और सारे एम्फीबियंस करते हैं। इनका हृदय 3 कोष्ठीय यानी 3 चैम्बर्ड होता है, मतलब इसमें क्या होंगे, 2 तो आलिंद होंगे, चाहो तो लाइन ऐड कर सकते हो, 2 आलिंद यानी कि ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल यानी कि निलय। इसमें उत्सर्जी अंग एक जोड़ी मीजोनेफ्रिक प्रकार के वक्र होते हैं। हमें नहीं जानना मीजोनेफ्रिक क्या होता है, ये डेवलपमेंट के हिसाब से आप ऐसा बोल सकते हैं पुराने टाइप के वक्र, जैसे मेल्पिगी नलिकाएं आपने पढ़ी है ना, ग्रीन ग्लैंड पढ़ी, ऐसे मीजोनेफ्रिक होते हैं। पूरा नेफ्रिडिया इनका विकसित नहीं है। मीजोनेफ्रिक मतलब नेफ्रॉन का बीच का हिस्सा ही सिर्फ क्या करता है, फिल्टर करता है। हमारा पूरा नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का काम करता है, इनका सिर्फ बीच वाला पार्ट करता है, इसलिए इनको मीजो। आप चाहें तो ये वर्ड हटा सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं कि इनमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं या किडनी पाई जाती है। इनमें नर व मादा जंतु अलग अलग होते हैं। भाई कब से बात शुरू हो गई है कि ये यूनिसेक्सुअल है, इनमें कैसे होते हैं, ये डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मतलब द्विरूपता पाई जाती है, नर अलग दिखता है, मादा अलग दिखती है। अब आपने कभी मेंढक में नर व मादा पहचाने या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, नर जंतु में मैथुन अंग यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन अनुपस्थित होता है, मतलब इनके पास, जैसे ह्यूमंस में या और आप पढ़ेंगे कुत्ता बिल्ली, इनमें मैमल्स में इनके पास मैथुन अंग होता है, मतलब इंटरकोर्स करने के लिए अलग से संरचना होती है। जैसे मानवों में, पुरुषों की अगर हम बात करें तो पेनिस होता है, शिशन होता है, इनके पास ऐसा कोई मैथुन अंग नहीं है। ठीक है, इनमें क्या होगा, जनरली एक मेंढक होगा और वो दूसरे मेंढक पे बैठ जाएगा और फिर निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतलब नर वाला मादा के ऊपर बैठ जाएगा। शायद हमने इसी क्लास में बहुत पहले एक फोटो बताया भी था या 12th में बताया था, मुझे याद नहीं है फोटो। इसमें परिवर्तन जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, ये बात कर चुके हैं, मतलब जीवन में क्या आएगी, लार्वा अवस्था आएगी, जैसा कि मेंढक में होता है। ठीक है, टेडपोल बनता है, मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल। इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा को टेडपोल लार्वा कहते हैं। इनमें कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कुछ सदस्यों में चीर भ्रूणिता यानी कि नियोटोनी भी पाई जाती है। इसको जरा स्टार मार्क करके लिख लें, क्या है ये दोनों चीजें। पहली चीज कायांतरण को समझेंगे, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? ऐसी प्रक्रिया जिसमें लार्वा अवस्था बनती है। ये अप्रत्यक्ष में ही मिलेगा, प्रत्यक्ष वाले में तो भाई जो वयस्क होता है उसी के समान बेबी दिखता है, तो उनमें नहीं होता। कायांतरण क्या है? एक अवयस्क लार्वा अवस्था का वयस्क जीव में परिवर्तन करना या परिवर्तन या रूपांतरित होना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका टेडपोल है। टेडपोल कैसा होता है? टेडपोल तो मछली जैसा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा। ये मेंढक से मिलता जुलता नहीं है, तो ये भाई पूरा विकसित होके एक मेंढक बनेगा, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कायांतरण। किसी लार्वा अवयस्क लार्वा अवस्था का
संपूर्ण वयस्क जीव में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और ये अलग अलग टाइप का होता है जो अभी हमें नहीं जानना है। दूसरी है चिर भ्रूणता पाई जाती है जिसको नियोटोनी कहते हैं। ये क्या खासियत है? कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जिसमें कुछ सिलामेंडर है ना, सिलामेंडर की कुछ स्पीशीज, सारे सिलामेंडर नहीं, सिलामेंडर की कुछ ऐसी स्पीशीज है जो क्या करती है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता है, वो वयस्क बनता है, फिर जनन करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है, बच्चे देता है। लेकिन इनमें एक ऐसी स्पेशलिटी है कि इनका जो बेबी है, जो बच्चा है, वो बचपन में ही जनन करने लग जाता है। ये तो पहली बार ही सुना होगा आपने, है ना। उसको बोलते हैं नियोटोनी या चिर भ्रूणता। नियो का मतलब होता है बेबी और टेनी या टॉनी का मतलब होना है जनन कर लेना। तो इसका बच्चा लार्वा अवस्था में ही क्या करने शुरू कर देता है? बच्चे देना शुरू कर देता है। अब वो कैसे देना शुरू कर देता है ये हम पढ़ेंगे बीएससी में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतनी ही जानकारी काफ़ी है। ठीक है, वैसे तो ये भी कहीं बुक्स में नहीं दे रखी, पर मैं बता देती हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, वही छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पैतृक संरक्षण पाया जाता है, पेरेंटल केयर पाई जाती है। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे हम हमारे बच्चे को जब तक वो बड़ा नहीं होता है ना, खुद कमाने नहीं लग जाता, शादी वादी नहीं कर देते, तब तक, और शायद पूरे जन्म, जब तक हम जिंदा है तब तक हम हमारे बच्चे की केयर करते हैं इंसानों में, है ना। उसको बोलते हैं पेरेंटल केयर करना, मतलब अपने बच्चे की केयर करना। ये लोअर कैटेगरी के एनिमल है, इसमें इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या करते हैं, तब तक केयर करते हैं जब तक उनका बच्चा जो है वो सेल्फ तैरने लायक नहीं हो जाए या खुद का खाना ढूंढने लायक नहीं हो जाए, तब तक। चाहे आप शेर ले लो, चीता ले लो, मेंढक ले लो, पक्षी ले लो, ये अपने बच्चे के साथ तब तक रहते हैं जब तक कि वो खुद खाने पीने उड़ने ना लग जाए। हमारे जितना केयरिंग नहीं करते वो, ठीक है। तो है तो सही केयरिंग, तो इसको पेरेंटल केयर कहते हैं। तो इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। यहाँ पे आ जाओ अब, ये है मेंढक जो एम्फीबिया का मेंबर है। अगर आपको दिख रहे हो तो इसके ये देखो पैर हैं आगे वाले और ये पीछे वाले, ये 4 हैं, दिख नहीं रहे, एक उस साइड छुपा हुआ है, और इधर वाले में 5 होते हैं। इसमें 5 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। और मेंढक की बहुत सारी स्पीशीज है ना, हाइला भी है, ब्यूफो भी है। ब्यूफो जो खतरनाक डेंजर काला सा मेंढक दिखता है, बड़ा सा होता है, वो ब्यूफो भी है। ये साइंटिफिक नेम है, हाइला और ब्यूफो, ठीक है। तो एक हाइला जो होता है वो तो बिल्कुल ऐसा पतला सा पिद्दू सा होता है, ऐसा। इसके तो पैर ही इतने पतले होते हैं, हालांकि मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। ऐसे हम नहीं बोलते, सूकड़ा सा, बिल्कुल पतला, ऐसे ट्रांसपेरेंट भी होता है, छोटा भी है, ट्रांसपेरेंट है, और जिस जगह पे बैठता है वैसा कलर ले, जैसे पत्ती पे बैठता है तो ग्रीन कलर ले लेता है। पतला सा पिद्दू सा मेंढक होता है ये हाइला, ठीक है। ये जो मैं बताना चाह रही थी, ये है पैतृक संरक्षण। क्या करता है कि नर मेंढक है ना, नर मेंढक जो होता है वो क्या करता है, जब निषेचन हो जाता है, और मेंढकों में आपको पता है निषेचन कैसा होता है, बाहरी निषेचन होता है जनरली। मादा अपने अंडे दे देती है, मतलब एक नर मेंढकी होती है, मेंढकी बोल दूं, उस पे मादा मेंढकी होती है, नर मेंढकी बोल दिया, है ना। मेंढकी होती है एक मादा मेंढकी, उस पे नर बैठ जाता है। इस प्रक्रिया में कोपुलेशन कहते हैं, ठीक है। नर जो मादा जो है वो अपने अंडे क्या कर लेती है, सिक्रीट कर देती है, बाहर पानी में छोड़ देती है, और ऐसा फॉर्म बना के, झाग बना के छोड़ती है ताकि वो अंडे उस एरिया में रहे। फिर जो नर है वो अपने स्पर्म छोड़ देता है उसी झाग में, तो दोनों का मिलन होता है, निषेचन होता है, और जाइगोट यानी कि अंडा बन जाता है। अब उन अंडों की सुरक्षा का काम जो है जनरली, मैंने कहा जनरली कौन करता है, नर मेंढक करता है। मादा तो चली जाती है, मादा को कोई लेना देना नहीं। ये नर मेंढक, सारे मेंढक नहीं, मतलब कुछ स्पेशल मेंढक, सबकी अलग अलग स्पीशीज है। ये मेंढक क्या करता है, अपनी पीठ पर लेकर, जब तक इनमें से बच्चे नहीं निकल जाते, ये अपनी पीठ पे चिपका लेता है। वो झाग जो फॉर्म होता है ना म्यूकस वाला, वो उससे यहाँ पे चिपक जाते हैं, और तब तक डो के रखता है, ये अपने साथ साथ ले लेके चलता है जब तक कि उसमें से बच्चे नहीं निकल जाते। तो इसको पेरेंटल केयर कहते हैं, ठीक है। एक और मेंढक होता है जो अपने मुंह के अंदर भी छुपा के रखता है ना, मुंह के अंदर अंडे छुपा के रखता है। जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो बच्चे बाहर आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको फिशेज में भी बताया था। तो ऐसा इनमें भी होता है। इधर आ जाओ,
ये देखो, ये आपको सांप जैसा दिख रहा है, ये इक्थियोपिस है ना, जो मैं बोल रही थी, एपोडा का मेंबर है, इसमें पैर नहीं होते। ये एम्फीबियंस में जनरली पैर होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा, एपोडा के मेंबर में पैर नहीं होते। ये है इक्थियोपस या फिश, कई जगह इक्थियोपिस भी लिखा हुआ है। ये इक्थियोपस है, ये भी पेरेंटल केयर करता है। कई बुक्स में आपने इसका ऐसा सा कोई डायग्राम देखा होगा। ऐसा यहाँ से मुंह निकला हुआ सांप जैसा होता है, और यहाँ पे ये अंडों की तरफ कुंडली बना के बैठा होता है, बीच में इसके अंडे होते हैं। ऐसा डायग्राम आपको किसी बुक में मिल सकता है, ड्रॉ किया हुआ, है ना, रियल पिक्चर तो नहीं, रियल तो ये है। देखो ये इक्थियोपिस है और ये सांप जैसा ही दिखेगा, लेकिन आपकी स्किन देखो, इसकी स्किन ऐसी चिपचिपी टाइप की है। ये एम्फीबिया का मेंबर है और इसके अंडों को ये लपेट के बैठा है जब तक इसमें से बच्चे नहीं निकल जाते। ठीक है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये एपोडा का मेंबर है, एक ऐसा मेंबर जिसमें पैर नहीं होते। तो समझ में आई कहानी एम्फीबिया की कि क्या है एम्फीबिया। इतने ही कैरेक्टर आपको लिखने हैं, और मैं हमेशा के इससे कहती आ रही हूँ कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो स्कूल में चल रही है उसमें तो इतने भी नहीं है, पर वही थोड़ा सा इज्जत रख लेते हैं एम्फीबिया की। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो यहाँ पे करवा देती हूँ, जो जो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर में, या प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल भी एक, प्रैक्टिकल में फिर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार थ्योरी में तो ऐसा सब कुछ था ही नहीं। तो भाई प्रैक्टिकल में कई बार ये जो मैंने नियोटोनी बोला है ना यहाँ पे, चीर भ्रूणता, वो दिखाया भी जाता है, लैब में पढ़ा हो कभी आपको दिखाएं। तो ये इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। तो इसी के साथ हमारा जो एम्फीबिया वर्ग है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। क्यों एम्फीबिया कहते हैं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि वो जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं। ये बात हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस या उभयचर कहते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले किसी वर्ग या क्लास के साथ, जो जनरली क्या होगी, रेप्टिलिया होगी। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।